हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको जो नीचे तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है ये पहचानना है, और साथ में किस कारण से ये सत्य या असत्य हैं इसको भी जानना है। तो इसका पहला प्रश्न है, पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या जो होती है उसमें परिमेय संख्या भी शामिल होता है, अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है। और कथन में आपके दिया गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब क्या है, यह कथन सत्य है। परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी संख्याएं हैं क्या आप उन संख्याओं को रूट m के रूप में लिख सकते हैं। आपको पता है रूट के अंदर अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए रूट x अगर लिखा जाएगा तो रूट से बाहर निकलने के बाद हमेशा आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। जैसे अगर रूट के अंदर 4 है तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। रूट के अंदर 9 है तो आपको 3 मिलेगा। रूट के अंदर 25 है तो आपको 5 मिलेगा। मतलब रूट ऐसी सभी संख्याएं जो धनात्मक हैं उनको रूट में आप लिख सकते हैं, लेकिन रूट में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं जिसको रखने से ऋणात्मक संख्या आपको मिले। तो जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं जैसे -3, -2, ये सब रूट m के रूप में नहीं प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये सब रूट m के रूप में प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जो रूट के अंदर होता है रूट जो होता है हमेशा धनात्मक संख्याओं को देता है। इसलिए यह कथन असत्य है। इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है और m एक प्राकृतिक संख्या है। रूट m के रूप में ऋणात्मक संख्याओं को आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अगला कथन है तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि वास्तविक संख्या जो है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं सबकी सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपको परिमेय संख्या का परिभाषा पता है, वास्तविक संख्या का परिभाषा पता है, वास्तविक संख्या का आपको परिभाषा पता है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होता है और अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है। मतलब परिमेय को भी वास्तविक संख्या कहा जाता है और अपरिमेय को भी वास्तविक कहा जाता है, परिमेय को भी वास्तविक कहा जाता है। और आपके कथन में दिया गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब ये जो वास्तविक संख्या है वो केवल अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। ये कथन गलत लिखा है। वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो इसलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली 1.2 का अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल के विषय में आप क्या जानते हैं? अगर वर्गमूल के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखा हो जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1, तो इसका वर्गमूल अगर लेंगे तो ये 1 आएगा। 2 का वर्गमूल, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 4 का अगर वर्गमूल लेंगे तो आएगा 2। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 9 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 3। मतलब अगर करड़ी के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखा जाए तो भले से ही वो करड़ी में लिखा हुआ है
वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो √4 जो है इसको आप अपरिमेय नहीं बोल सकते, √3 को भी अपरिमेय नहीं बोल, √9 को भी आप अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते। तो अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखा जाए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वो रूट वाला संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या बन जाएगा। अगर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना लिखा जाए, जैसे 5, तो 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय होगा। 6 √6 ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न में दिया गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, ये सब जो पूर्ण वर्ग संख्याएं, जैसे ये वर्गमूल का चिन्ह है और इसमें जो पूर्ण वर्ग संख्या लिखा जाता है जैसे 1, 4, 9, इनका जब वर्गमूल लेंगे तो अपरिमेय नहीं होगा। किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जैसे 5, 6, रूट के अंदर 7 लिख देंगे तो वो भी अपरिमेय होगा। तो कुछ जगह पे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो ये क्या, इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका हल लिखेंगे, इसका हल आप लिखेंगे, पहला पार्ट है क्वेश्चन का, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल, अब ऐसे संख्या का वर्गमूल देना है जो क्या हो? परिमेय हो। तो वर्गमूल किस संख्या का परिमेय होगा? जो वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। जैसे रूट के अंदर 1 लिखेंगे, या रूट के अंदर 4 लिखेंगे, रूट के अंदर 9 लिखेंगे, रूट के अंदर 4 का वर्ग लिख दीजिए 16, रूट के अंदर 25। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? भले से रूट के अंदर लिखे गए हैं लेकिन ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने उदाहरण दे दिया, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और दूसरा, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो हमने रूट के अंदर, कोई भी आप रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिख देंगे तो हमेशा क्या आएगा? वो परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करना सिखा दिया है। अगर आप इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो हमने बताया था किसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं। जैसे इस प्रश्न में आपको रूट के अंदर 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लंब और आधार पहचानते हैं। तो हमने पाइथागोरस से फार्मूला बताया था आपको। क्या फार्मूला बताया था? कर्ण बराबर क्या होता है? रूट के अंदर आधार का वर्ग और प्लस रूट के अंदर किसका वर्ग? लंब का वर्ग। ये आपको हमने बताया था कर्ण का फार्मूला। अब √5 में आपको बताना है आधार और लंब क्या होगा। हमने बताया था हमेशा लंब को क्या मानना है? 1। तो लंब यहाँ पे हमने 1 मान लिया। अब हम इस रूट के अंदर कितना बनाना है? हमको 5 बनाना है। ये 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1।
अभी कितना और जोड़ दें 1 में कि 5 हो जाए, तो 4 जोड़ेंगे, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने ज्ञात कर लिया कि √5 को प्रदर्शित अगर हमको संख्या रेखा पे करना है तो आधार हमारा 2 होगा और लंब हमारा 1 होगा। अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाएंगे तो हम देखिए संख्या रेखा बना देते हैं। एक संख्या रेखा बना दीजिए आप, इस तरीके से एक संख्या रेखा बना दीजिए। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो आपने संख्या रेखा बनाया है उस पे बराबर बराबर दूरी पर चिन्ह लगाते हैं। तो इस संख्या रेखा पर आप बराबर बराबर दूरी पर चिन्ह लगा दीजिए। जैसे आपका ये संख्या रेखा है, तो हम यहाँ आप कितना भी दूरी ले सकते हैं, बराबर बराबर होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर भी लगा सकते हैं, 1 इंच की भी दूरी पे लगा सकते हैं। हम यहाँ 1-1 इंच की दूरी पे लगा रहे हैं। तो ये एक चिन्ह हो गया, ये दूसरा चिन्ह हो गया, ये तीसरा चिन्ह हो गया, ये चौथा हो गया, और इस तरीके से ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया। हमने चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसी में से किसी एक को 0 मान लीजिए, जो चिन्ह हमने लगाया। मान लिया हमने इसको 0 मान लीजिए हमने इसको 0 मान लिया। तो 0 के दाहिने साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं, तो 1, 2 और 3 हो गया इधर। 0 के बाएं साइड में ऋणात्मक संख्या है, तो -1, -2। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये हमको पता चल गया है कि √5 को प्रदर्शित करने के लिए आधार कितना है, 2। तो जितना आधार होता है आपका, जितना आधार होता है 0 से उतना दूरी जाते हैं संख्या रेखा पर। तो 2 आधार है तो हम 0 से 2 तक जाएंगे। अगर यहाँ आधार 3 होता तो 0 से 3 तक जाते, 4 होता तो 0 से 4 तक जाते। तो आधार कितना है यहाँ पे, 2। तो हम 0 से 2 तक जाएंगे यहाँ पे। तो हम 0 से 2 तक यहाँ गए। अब ये 2 वाला जो बिंदु है इसको मान लीजिए A। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, जो बिंदु A है जहाँ तक हम गए हैं संख्या रेखा पर, उसी बिंदु से होती हुई प्रोटेक्टर की सहायता से एक लंबवत रेखा खींचते हैं। तो हम यहाँ पे अब प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो प्रोटेक्टर को आप इस तरीके से उस बिंदु पर सेट कर दीजिए। और ये देखिए ये कितना है, ये वाला 90 है। हमने 90 अंश पे यहाँ एक पॉइंट लगा दिया और ये लाइन खींच दिया। तो ये आपका बिंदु A से होती हुई 90 अंश का कोण बनाते हुए ये एक रेखा हो गई। तो हमने आधार 0 से 2 तक गया। हम आधार कितना लिए हैं, 2। तो हम 0 से 2 तक गए संख्या रेखा पर। अब ये हमारा हो गया लंब। अब लंब क्या है, 1। अब हमको यहाँ से 1 यूनिट ऊपर जाना है। तो 1 यूनिट ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, हम कंपास में देखिए ये 0 से लेकर जो 1 है ये 1 यूनिट है। 0 से लेके जो 1 है ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट का दूरी हमने कंपास में सेट कर लिया और बिंदु A पर रखकर लंबवत रेखा पर हमें चाप लगा देंगे। अब ये चाप लंबवत रेखा को जिस बिंदु पे कट किया, इस बिंदु को मान लीजिए B, और इस बिंदु B को 0 वाले से मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं इसको। ये हमने मिला दिया। अब जो आपका OAB है ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, जिसका आधार 2 यूनिट है, 2 इकाई है, और लंब कितना है, ऊपर कितना हम गए हैं, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट है। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण कितना होगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट के अंदर आधार का वर्ग। तो आधार 1 है तो 1 का वर्ग, आधार 2 है सॉरी, तो ये 2 का वर्ग, और लंब कितना है 1, तो ये 1 का वर्ग। अब कितना हो जाएगा, ये हमारा कर्ण 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 1 उसमें जोड़ देंगे तो 4 और 1 5। तो ये हमारा OB जो है √5 दूरी आ गया। लेकिन ये √5 जो आया हमारा, उसको यहाँ नहीं हमको प्रदर्शित करना है, इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है।
तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जितना ओ बी दूरी है, जो ये √5 दूरी है, उसको कंपास में हम सेट करेंगे। तो कंपास में उसको इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। ये देखिए सेट हो गया। अब क्या करेंगे, शून्य वाले बिंदु पे कंपास को रखेंगे और इस तरीके से एक चाप लगाएंगे। अब ये चाप संख्या रेखा को जहाँ पे कट किया है वही आपका √5 है। तो ये चाप संख्या रेखा को कहाँ कट किया है, यहाँ पे। तो ये जो आपका बिंदु मिला यही करड़ी में 5 है। आप इस तरीके से √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले संख्या रेखा बनाया, बराबर बराबर दूरी पर चिन्ह लगाया, फिर जितना आधार था उतना जीरो से हम संख्या रेखा पर आगे गए, फिर जहाँ तक आधार है उस जो आधार का अंतिम बिंदु है वहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, और जितना लंब है 1 यूनिट का लंब है तो 1 यूनिट दूरी लेकर कंपास में एक उस केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जहाँ कट किया उसको बी मान दिया और शून्य वाले बिंदु से बी को मिला दिया। तो ये जो आपका त्रिभुज बन गया ओ ए बी, ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका कर्ण हो जाएगा √5। अब इस √5 जितनी दूरी को कंपास में सेट करके शून्य को केंद्र मान के एक चाप लगा दिया। वो चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पे कट करता है वही आपका √5 है। आपका अगला क्वेश्चन है जो क्रियाकलाप से संबंधित है, इसको भी देख लीजिए, इसको भी बता देते हैं। इसमें दिया गया है कक्षा के लिए क्रियाकलाप, जो आपको कक्षा में करना है क्रियाकलाप के रूप में। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो आपको एक कागज की बड़ी शीट लेना है और उस बड़ी सी शीट में वर्गमूल सर्पिल को बनाना है। कैसे बनाना है, आगे ये प्रोसेस दे रहे हैं। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, जैसे देखिए ये चित्र में बना हुआ है, ये बिंदु ओ है। फिर आगे कह रहे हैं और एकक इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ओपी खींचिए। एकक इकाई मतलब 1 यूनिट लंबाई का, तो ओपी एक रेखा खींच दिया इन्होंने 1 यूनिट लंबाई का। एकक लंबाई वाले OP1 पे, अब ये जो एकक लंबाई वाला OP1 है, एक लंब रेखा P1 P2 खींचिए। इस पे P1 P2 एक लंब रेखा खींच दिया। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। अब जो आपका ये OP2 है इस पे एक लंब रेखाखंड ये खींचा गया है P2 P3, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु O लिया गया है, O से OP1 1 यूनिट का एक रेखाखंड खींचा गया है। अब इस P पे लंब होती हुई एक रेखा खींची गई है P1 P2। फिर इस तरीके से जो ये OP2 आया है इस पे एक लंबवत रेखा खींची गई है P2 P3, और इस तरीके से ये बनता चला जा रहा है। अगर ये पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो आधार 1 है, लंब 1 है, तो कर्ण हो जाएगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। फिर इसमें अगर देखेंगे OP23 में, तो इसमें आधार आपका √2 है, लंब आपका 1 है, तो इसमें √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से बनाना है। तो आइए हम बना के दिखाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये क्रियाकलाप है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से सबसे पहले ये कहा गया कि एक कोई बिंदु ले लीजिए, सपोज कर लीजिए O। अब इस बिंदु से 1 यूनिट लंबाई का 1 यूनिट, हम 1 यूनिट यहाँ पे 1 इंच को ले रहे हैं, तो 1 यूनिट लंबाई का आप एक रेखा खींच दीजिए इस तरीके से। आप 1 इंच ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अब 1 इंच लिए तो हमेशा आपको 1 इंच लेना पड़ेगा, तो खींच दिए 1 यूनिट लंबाई का रेखा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका बिंदु आया इसको मान लेंगे P1। अब P1 पे एक 90 अंश का कोण बनाएंगे इस तरीके से, लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से, आप एक लंबवत रेखा खींच देंगे।
ये लंबवत रेखा खींच दिया। अब ऊपर भी आपको 1 इकाई जाना है ऊपर, तो हम कितना लिए थे ये OP1 1 इंच, तो ऊपर भी आपको 1 इंच ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, तो 1 इंच हम ऊपर चले गए यहाँ तक। देखिए OP1, तो ये हो जाएगा P2। ठीक है, अब O से ये P2 को ज्वाइन कर दीजिए। तो O से P2 को आप ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब बताइए, पाइथागोरस अगर लगाएंगे, OP1 कितना दूरी है? OP1 1 यूनिट दूरी है। P1 P2 कितना दूरी है? ये भी 1 यूनिट दूरी है। तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये OP2 कितना दूरी हो जाएगा? रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? √2। अब फिर इसी तरीके से आप क्या करेंगे? अब P2 पे एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो P2 को हम केंद्र मान के, P2 को केंद्र मान के इस तरीके से एक लंबवत रेखा खींच दीजिए। इस तरीके से आप लंबवत रेखा खींच दिए। अब यहाँ ऊपर जो है 1 यूनिट ऊपर जाना है, तो हम पटरी से P2 से 1 यूनिट ऊपर चले जाएंगे। देखिए, ये 1 इंच हमने लिया था, तो P2 से 1 यूनिट ऊपर चले गए, 1 इंच ऊपर चले गए। अब ये जो नया वाला हमको बिंदु मिला है, इसको सपोज कर लीजिए ये है P3। अब P3 को, ये जो P3 आया, P3 को O से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये √2 है, ये 1 यूनिट ऊपर गए हैं। तो बताइए, ये OP2 P3 ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो अगर इसका आधार √2 है, इसका लंब 1 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? √3। फिर आगे क्या करना है? अब P3 को केंद्र मानकर P3 से होती हुई एक लंबवत रेखा खींचेंगे, जैसे अभी तक हमने किया है। 90 अंश वाली रेखा खींचेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे 90 अंश कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब इसको, ये जो बिंदु है, इसको मिला दीजिए। इसको आप इससे मिला दीजिए। इस तरीके से इससे मिला दिया थोड़ा सा। चलिए, मिला दिया इसको। अब ये कैसा रेखा है? लंबवत रेखा है। अब यहाँ पे कितना यूनिट ऊपर जाएंगे? 1 यूनिट। तो P3 से 1 यूनिट ऊपर चले जाएंगे। देखिए, ये आपका हो गया 1 यूनिट। यहाँ 1 यूनिट ऊपर चले गए। अब देखिए, अभी तक हमने P1 P2 P3 ले लिया था। अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा P4। अब P4 को O से मिला दीजिए। P4 को आप O से मिला दीजिए इस तरीके से। अब जो आपका नया त्रिभुज बना OP3 P4, ये भी एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसका आधार √3 है और लंब कितना है? 1। तो इसका ये कर्ण कितना हो जाएगा? √4। तो इस तरीके से आप, जैसे देखिए, हमने पहले √2 को बनाया, फिर 1 यूनिट ऊपर गए, फिर √3 को बनाया, फिर 1 यूनिट ऊपर गए √3 से, √4 को बनाया, फिर यहाँ से 1 यूनिट ऊपर जाके इस तरीके से प्रोटेक्टर का यूज करके 1 यूनिट ऊपर जाके इधर कहीं आएगा। आप √4 के आगे क्या आएगा? √5 को बना सकते हैं। फिर √5 बनाने के बाद उससे 1 यूनिट ऊपर जाके √6 को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ढेर सारी संख्याओं को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, please like, subscribe and share my videos. Bye bye.